Hello, my dear students. How are you? I hope you must be in very high spirits. I welcome you to Sani Physics classes. I am Professor H.R. Sani. I am here to make physics an interesting, easy to understand and scoring subject for you. तो प्यारे बच्चों, आओ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज जो चैप्टर है वो है सेकंड चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और जो टॉपिक है आज का वो है पोलराइजेशन वेक्टर एंड एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है, इट इज आल्सो कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। सो लेट अस स्टडी व्हाट डू वी मीन बाय पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर, कल वाले वीडियो में मैंने बेटा जी आपको बताया था कि व्हेन एवर ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड it gets polarized and this is called polarization of the dielectric slab। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, पोलराइजेशन का मतलब होता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं डाइलेक्ट्रिक के, वो सेपरेट हो जाते हैं। उसके एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब कोई डाइलेक्ट्रिक कितना पोलराइज होता है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्यादा उसकी पोलराइजेशन होती है या कम होती है, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर नोन एज द पोलराइजेशन वेक्टर और द पोलराइजेशन डेंसिटी। So it is a vector which measures the extent to which a given dielectric gets polarized when it is placed in an external electric field. So इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, the extent to which a dielectric gets polarized when it is placed in an external electric field is measured in terms of a vector known as the polarization vector और द पोलराइजेशन डेंसिटी। जैसे कि नाम के साथ ही लिखा है, इट इज ए वेक्टर एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी वेक्टर एंड इट इज डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन है या मेजर्ड एज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट per unit volume of the dielectric slab, per unit volume of the dielectric slab. So that is how do we define the polarization vector dielectric slab. That means this is equal to, or you can say that P is equal to induced dipole moment, induced dipole moment, induced dipole moment divided by volume of the dielectric slab, divided by volume of the dielectric slab, of the dielectric slab. That is how do we measure its value। तो इसको हम ऐसे बॉक्स में डाल लेते हैं। तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर और पोलराइजेशन डेंसिटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है ये हमने लेना है पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है वो भी आपको बताऊंगा कि व्हाट डू वी मीन बाय इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहले ये समझ लो कि इट इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब देखिए, मान लो किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में n एटम्स हैं, n एटम्स यूनिट वॉल्यूम में। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन यूनिट वॉल्यूम? n। अब आपको पता है कि व्हेन एवर
a dielectric is placed, whether it is polar or non-polar, in an external electric field, it gets polarized. तो उससे उसका एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हो जाता है. वो कैसे होता है, कितना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा. लेकिन मान लो यूनिट वॉल्यूम में n एटम हैं और हर एटम पे जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ वो है स्मॉल p. और आपको पता है कि ये जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है इसकी डायरेक्शन होती है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ऐसे करके, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. इसका नाम मैं E0 रख देता हूं. तो आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ज इंड्यूस हुए हैं वो नेगेटिव इस तरफ है, पॉजिटिव इस तरफ है. तो जो अभी मैं बताऊंगा डाइपोल बना उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. इसका मतलब ये जो हर एटम का डाइपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दैट मीन्स अगर n एटम है, हर एक का इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है p, एंड फॉर ऑल द एटम्स p इज इन द सेम डायरेक्शन. और जब बहुत से वेक्टर, आपने पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ में कि जब बहुत से वेक्टर या दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हों तो उनके रिजल्टेंट जो होता है उनका सबके सम के बराबर होता है. दैट मीन्स अगर एक एटम का डाइपोल मोमेंट p है और ऐसे कितने एटम है n, हर एक का डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में, किस तरफ, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो टोटल जो डाइपोल मोमेंट सभी n एटम्स का बनेगा वो आ जाएगा p प्लस p प्लस p प्लस सो ऑन. हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स, n टाइम्स, एंड दैट इज इक्वल टू n इंटू p, n इंटू p, n इंटू स्मॉल p. दैट मीन्स दिस इज द टोटल डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड on all the n atoms which are contained in unit volume. So this is the total dipole moment induced per unit volume of the given dielectric, and the dipole moment induced per unit volume is called polarization vector or polarization density. That means capital P is equal to n into p. तो ये बेटा जी आप ध्यान से याद रखना. और इसमें n का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गिवन डाइलेक्ट्रिक, और p का मतलब है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर एटम, क्योंकि सबकी डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली है. दैट मीन्स दे आर इन द सेम डायरेक्शन. जो टोटल डाइपोल मोमेंट बनेगा जो इंड्यूस हुआ डायरेक्टेड स्लैब में यूनिट वॉल्यूम में, नॉट इन द होल स्लैब, in unit volume of the slab, that is n into p. और जितना पर यूनिट वॉल्यूम डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर और पोलराइजेशन डेंसिटी. नाउ आई कम टू यूनिट्स ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर. तो जैसे कि मैंने लिखा है पोलराइजेशन वेक्टर इक्वल टू इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सो दैट मीन्स P. अब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा, मैं एरो नहीं डालूंगा ऊपर. दिस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ओवर वॉल्यूम. इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ओवर वॉल्यूम. नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब आपको पता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेदर इट इज इंड्यूस्ड और अदरवाइज, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ either charge constituting the electric dipole and the length of the electric dipole. Length क्या होता है? Distance between. That means Q equal, ये जो induced dipole moment है ये आ जाएगा charge into length. Length means distance. ये मैं यूनिट निकालने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, divided by volume. Volume. Therefore, units of P will be equal to units of P, that is polarization vector will be equal to units of charge. Units of charge वो हो गए कूलम, into units of length वो हो गए मीटर, divided by units of volume वो हो गए मीटर क्यूब SI में. सो एक मीटर कैंसिल होके यहाँ मीटर स्क्वायर रह गया. दैट मीन्स SI units of capital P
that is polarization vector or polarization density R, SI units of capital PR are जो चार्ज के कूलम ओवर मीटर स्क्वेयर, आई कैन राइट इट एज कूलम पर मीटर स्क्वेयर. सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ द पोलराइजेशन वेक्टर. अब हम इसकी डायमेंशंस निकालते हैं. नाउ I again start from this. P equal to induced dipole moment over volume, and this is equal to charge into length over volume, and therefore जब हम dimensions लिखते हैं तो आपको पता है हम square bracket डालते हैं ऐसे करके. So dimensions of P will be equal to dimensions of charge. ये होती हैं एम्पियर into time, A into T, और लेंथ की हो गई L1. ये इसको हम लिख सकते हैं A1 T1. A stands for ampere, T stands for time, और लेंथ L1 और वॉल्यूम हो गया L3, वॉल्यूम LQ. अब एक L कट के यहाँ L2 रह जाएगा, मास नहीं आया तो मैं लिख दूंगा इसको M0 L रेज टू द पावर, ये 1 2 बची नीचे, ऊपर जाके -2 into टाइम की पावर 1 और एम्पियर की पावर भी 1. So this is the dimensional formula of polarization vector. तो अगर कोई पूछे what are dimensions of polarization vector, तो आपने कहना है 0 in mass, -2 in length, 1 in time and 1 in current, you can say. That is ampere. So these are the dimensions of this. Now let us find a relationship between polarization vector and the surface density of induced charge. Relationship between polarization vector and surface density of induced charge. Surface density of, इसको हम बोल सकते हैं इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं, डेंसिटी ऑफ इंड्यूस चार्ज, जो चार्ज इंड्यूस होगा. सो लेट अस सी how are they related to each other. Come to this figure. I told you whenever a dielectric is placed in an external electric field it gets polarized. इसका मतलब उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एक फेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे फेस पे नेगेटिव. तो आप देख सकते हैं ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. मैंने आपको कल बताया था कि जब हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना हो किसी भी चीज़ को तो हम एक चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज़ करते हैं. एक प्लेट इसकी पॉजिटिव होगी, दूसरी ये होगी नेगेटिव. इसके अंदरली साइड नेगेटिव चार्ज है, जो बाहर है क्योंकि ये अर्थ करी होती है तो वो क्योंकि फ्री होता है दैट फ्लोज टू दी अर्थ, तो इसलिए हम उसको शो ना नहीं भी करें तो अंडरस्टूड होता है कि ये पार्ट जो है इट इज़ अर्थ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. मान लो इस पे चार्ज है प्लस क्यू और ये जो प्लेट है इसकी अंदरली साइड पे चार्ज है माइनस कैपिटल क्यू, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई नॉट. इसको मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई टू दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब. द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज ABCD. इसकी हम थिकनेस दोनों प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बराबर भी ले सकते हैं, बट फॉर द क्लैरिटी ऑफ द फिगर ये मैंने थोड़ी कम इसकी लिया थिकनेस दैन द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. अब इसकी होगी पोलराइजेशन, और जिस तरफ ये पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की उस तरफ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जिस तरफ नेगेटिव प्लेट है उस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. और मान लो जो टोटल चार्ज इस पे इंड्यूस हुआ पूरे फेस पे, जैसे ये है, तो मान लो इस तरफ जो चार्ज इंड्यूस हुआ जो माइनस क्यू है और इस तरफ जो हुआ वो प्लस क्यू है, और ये मैंने लिखा माइनस क्यू और प्लस क्यू. और एक्चुअली ये पूरे ये जितना भी इंड्यूस हुआ है ये पूरे सरफेस पे इस फेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ है और इस तरफ भी. बट if I assume that the whole of this induced charge is concentrated at one point here, that means the total charge induced from this face is minus q, which is concentrated at this point, and the charge induced on this face BC is concentrated at this face. Now this is minus qi charge, this is plus qi charge. These are two equal unlike charges separated by a small distance, and you know that two
equal, unlike charges separated by a small distance constitute an electric dipole। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ क्यू आई, चाहे इसकी मैग्नीट्यूड ले लो चाहे इसकी ले लो, एक ही बात है, इनटू लेंथ। लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और वो कितना हो गया d। अब आपको पता है कि जो पोलराइजेशन वेक्टर है P दैट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ओवर वॉल्यूम, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ओवर वॉल्यूम, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ओवर वॉल्यूम, ओवर वॉल्यूम। अब जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ दैट इज इक्वल टू क्यू आई इंटू डी, क्योंकि ये बन गया इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया जिसमें एक चार्ज है माइनस क्यू, दूसरा है प्लस क्यू आई, और डिस्टेंस है डी, एंड इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज and the distance between the two charges, which is also called the length of the electric dipole, divided by volume of the dielectric। और मान लो इस प्लेट का एरिया भी कैपिटल ए है, इसका भी एरिया कैपिटल ए है, और ये जो फेस इस तरफ है इसका भी एरिया कैपिटल ए है और इसका भी एरिया कैपिटल ए। सो जैसे वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो ये हो गई लेंथ, ये हो गई इसकी ब्रेड्थ और ये हो गई हाइट, एंड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज एरिया। सो अगर इसका भी एरिया ए है, इस फेस का भी एरिया ए है और उनमें डिस्टेंस है स्मॉल डी, तो इसका वॉल्यूम हो गया स्लैब का कैपिटल ए इंटू डी, दैट इज द एरिया वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये डी से डी हो गया कैंसल, एंड आई एम लेफ्ट विद दिस एज इक्वल टू क्यू आई डिवाइडेड बाई ए। नाउ क्यू आई is the magnitude of charge induced on the two faces। इसमें नेगेटिव है इसमें पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड है क्यू आई, और एरिया कितना है जितने पे इंड्यूस हुआ पूरे फेस पे, एरिया हो गया ए, एंड चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसको यहां पे मैं लिखूंगा, आपको पता है उसको हम डिनोट करते हैं बाई सिग्मा, लेकिन यहां पे मैं करूंगा सिग्मा आई, बिकॉज इट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द induced charge। That means capital P equal to sigma I। So remember the polarization vector or polarization density is numerically equal to the surface density of induced charge, and that is the relationship between the polarization vector and the surface density of induced charge। So that completes this। Now we come to atomic or molecular polarizability। हमने पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया कि whenever a dielectric slab is placed in an external electric field it gets polarized, क्योंकि इसके हर एटम या हर मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन होके वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूरी की पूरी स्लैब भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। नाउ इफ स्मॉल p is the dipole, now this is atomic or molecular polarizability, atomic oblique molecular polarizability। Now, if small p is the dipole moment induced per atom, please remember per atom of the given dielectric, then it has been found that p is directly proportional to the strength of the applied electric field। That means p is directly proportional to E naught, or you can say that p equal to, अब हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, वो कांस्टेंट है अल्फा। अल्फा ये मैंने बाद में लिखा है, यहाँ मैंने और भी कुछ लिखना है इसलिए बाद में लिखा मैंने, क्योंकि देखिए इसकी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की और अल्फा की शेप लगभग एक जैसी है, तो कई बार
स्टूडेंट सोचते हैं कि ये शायद कांस्टेंट नहीं लगाया, वही चीज़ है, इक्वल टू भी लगा दिया और ये भी रहने दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है अल्फा एंड दिस इज साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ई नॉट साथ आना ही है, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लगा देते हैं। सो वेयर अल्फा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and is called atomic or molecular polarizability. It is a measure of the extent to which a given dielectric gets polarized when it is placed in an external electric field. देखिए क्यों? क्योंकि अगर अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब हर एटम का जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट बनेगा वो भी ज़्यादा होगा, और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब में बहुत से एटम होते हैं, तो जो सभी एटम्स का डाइपोल मोमेंट बनेगा इंड्यूस्ड वो भी बहुत ज़्यादा होगा। वॉल्यूम तो उसका फिक्स है, ए इंटू डी, जैसे मैंने आपको बताया। तो कैपिटल पी क्या होता है? इंड्यूस डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो इसका मतलब उतना ही स्मॉल पी की वैल्यू ज़्यादा होगी जितनी अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जितनी अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना फिर स्मॉल पी ज़्यादा हो गया। और मैंने आपको बताया कि कैपिटल पी होता है इक्वल टू एन इंटू पी, एन टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द स्लैब है। अगर पी ज़्यादा होगा तो एन इंटू पी यानी कि कैपिटल पी भी ज़्यादा होगा, यानी कि पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाएगी। सो देयरफॉर दिस कांस्टेंट alpha, which is called atomic or molecular polarizability, is a measure of the extent to which the given dielectric will get polarized when it is placed in an external electric field. अब बात करते हैं कि ये जो एप्सिलॉन नॉट लिखा, ये क्यों लिखा? ये आपको पता है, दिस इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज वैक्यूम, और इसकी वैल्यू भी आपको पता कितनी होती है। मैंने बताया था आपको 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट। और मैंने क्यों लगाया इसको, और इसका कोई फंक्शन नहीं है। मैं चाहता हूं कि अल्फा के जो यूनिट आए वो वॉल्यूम वाले आ जाएं, वॉल्यूम वाले। तो अल्फा के यूनिट वॉल्यूम वाले रखने के लिए मैंने यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेटिव क्योंकि मल्टीप्लाई किया मैंने इसको इस कांस्टेंट से, तो ताकि यूनिट आ जाए अल्फा। भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसके यूनिट वॉल्यूम के बराबर आते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। For most of the atoms, the value of alpha, for most of the atom, its value is of the order of 10⁻⁻29 मीटर क्यूब टू, मैंने आपको बताया कि इसके यूनिट अल्फा के वॉल्यूम वाले यानी कि ऐसा ही हो गया मीटर क्यूब, टू 10⁻⁻30 मीटर क्यूब होती है। एंड these values are of the order of the atomic volume, क्योंकि आपको पता है एटम का जो वॉल्यूम साइज होता है, रेडियस कह लो, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। ये रेडियस है उस ऑर्डर का। तो फिर वॉल्यूम क्या होता है? 4π/3 आर क्यूब, 4π/3 इंटू आर क्यूब, और आर क्यूब जब मैं करूंगा 10⁻10 का तो आ जाएगा 10⁻30 आ जाएगा। तो जो ऑर्डर बना वॉल्यूम का, किसके वॉल्यूम का? एक एटम के, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक वॉल्यूम, दैट इज आल्सो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻29 to 10⁻30 meter cube, and therefore you can say that the value of atomic or molecular polarizability is of the order of the atomic volume. अब इसके मैं यूनिट्स आपको बताता हूं। तो अल्फा यहां से आ गया इक्वल टू यूनिट्स ऑफ अल्फा, अल्फा इक्वल टू पी ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट। इसलिए इसके यूनिट जो आएंगे वो आएंगे जो पी के हैं, और पी के आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ, तो वो आगे कूलम इंटू आ गया मीटर डिवाइडेड बाई, इसके आपको मैंने बताया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट ये सॉरी ई नॉट ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ओवर चार्ज, दैट इज न्यूटन पर कूलम। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई। यहाँ पे कूलम की पावर 1 है, यहाँ पे -1 है, ऊपर जाके ये +1 हो जाएगी, टोटल बाकी 2, और वो इससे कैंसिल हो गई ऐसे करके।
यहाँ पे न्यूटन की पावर है -1, यहाँ +1, ये आपस में कैंसिल हो गई। बचा क्या, यहाँ पे मीटर की पावर 1, यहाँ पे -2, ऊपर जाके हो जाएगी +2, तो ये बन गए मीटर क्यूब। सो दैट मीन्स द यूनिट्स ऑफ अल्फा आर द सेम एज दोज ऑफ वॉल्यूम। और इसी कारण अगर मैं यहाँ पे ये ना लगाता तो फिर इसके यूनिट वॉल्यूम वाले नहीं आने थे। और मैं चाहता था कि आपको ये बताना कि इसकी जो वैल्यू है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वॉल्यूम। अब हम इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं अल्फा की, वो देखिए कैसे। डेफिनेशन ऑफ अल्फा, डेफिनेशन ऑफ अल्फा, अल्फा मीन्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। तो देखिए अल्फा की डेफिनेशन कैसे निकालेंगे। इफ आई टेक ई नॉट इक्वल टू 1/ε0, देन, और 1/ε0 की वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूँ ये कितनी आएगी। ये आएगी 1/8.85 इंटू 10⁻⁻12। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं यूनिट यहाँ लिख दूंगा न्यूटन पर कूलम। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये बन जाएगा 0.113 इंटू 10⁻12 न्यूटन पर कूलम। ये इसकी वैल्यू। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ले लूँ, यहाँ मैं ई नॉट की जगह पुट क्या करूंगा 1/ε0, तो फिर अल्फा आ जाएगा इक्वल टू P/ε0 इंटू 1/ε0। नाउ ε0 गोज विद दिस, क्योंकि ई की जगह मैंने ई नॉट की जगह ये पुट कर दिया मैंने, आप देख सकते हैं, तो ये P के बराबर आ गया। दैट मीन्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द induced dipole moment per atom, because if you remember small p is the induced dipole moment per atom when the given dielectric slab is placed in an external electric field whose strength is 1/ε0, that is whose strength is 0.113 into 10⁻12 Newton per coulomb. So that is the definition of alpha, that is atomic or molecular polarizability. And that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice day.